नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। बहुत समय के बाद हम फिर से इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो एनुअल परीक्षा होने वाला है आप लोगों का, उसमें जो राजनीति विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक मॉडल सेट है हमारे पास 2023 का। तो मैं आज के इस वीडियो में जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं क्वेश्चन में क्या क्या करने वाला हूँ पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहला मैं काम ये करूँगा कि क्वेश्चंस को बताऊँगा, ठीक है, और इसका जो जितना डिटेल्ड समझाना होगा हमें लगेगा जितना उपयुक्त है, या जिस क्वेश्चन में सिर्फ आंसर उपयुक्त है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। फिर जहाँ से लगेगा कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा बता दूँगा। तो इतने सारे काम हम लोग करेंगे इस वीडियो में और समझने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे सामने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था थी? देखिए, जब हम बात करते हैं पहले चुनाव की, तो हमारा पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 तक, यानी 51 लास्ट और 52 शुरुआत तक, है ना। यहाँ पर पहला चुनाव समाप्त हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित नेहरू जी। कौन बने? पंडित नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बने कि नहीं? हाँ। तो जब से वो बने तो वो किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। कौन से थे? कांग्रेस। और कांग्रेस जो है उस समय कोई दूसरी पार्टी इतनी पावर में नहीं थी, और पंडित नेहरू बहुत बड़े लीडर थे। तो वो जब पार्टी में जब तक जिंदा रहे तब तक तो वो खुद शासन किए कांग्रेस पार्टी से, और खुद प्रधानमंत्री रहे। मृत्यु के बाद भी कई लंबे समय तक शासन चलता रहा, है ना। तो कांग्रेस पार्टी शक्तिशाली थी। इसके अलावा कोई दूसरे पार्टी इतने पावर में ही नहीं थी, इतनी शक्ति में ही नहीं थी कि चुनाव लड़ सके इतनी बड़ी पैमाने पर, है ना। तो अगर बात करें 1967 तक क्या स्थिति थी, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक दलीय व्यवस्था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनसंघ पार्टी जो है ये साथ ही चल रहे थे। इसके बाद नरम दल, गरम दल, ये भी साथ चल रहे थे। ठीक ना। दो दलीय व्यवस्था, ये भी नहीं था, क्योंकि दो दलीय व्यवस्था मतलब सिर्फ दो दल होंगे। जैसे कांग्रेस है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी होंगे, और कोई एक तो वहीं दो दल। लेकिन भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, पहले भी थी। बहुदलीय व्यवस्था ये तो है ही, लेकिन पूछा जाता है 1967 तक। तो 1967 तक जो था एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, मतलब एक ही पार्टी आधिपत्य किया था, शासन चला रहा था और लंबे समय तक। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, 1951 में चुनाव हुआ, सॉरी 52 में चुनाव हुआ। तो कब तक चलेगा? 5 वर्षों में, 57 तक, 1957 तक। फिर 57 में चुनाव हुआ, कब तक चलेंगे? 62। अब 62 से कब तक चलेंगे? 67, है ना। तो इस तरीके से ये चलते रह गया। तो जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई तो कौन बने प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो कौन बने? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के कौन बने? मोरारजी देसाई जी। तो इतने लोग प्रधानमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कहीं प्रधानमंत्री सबसे रिलेटेड, तो आप बना के आइएगा अच्छे से। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, समाजवाद मतलब क्या होता है? जिस पर सभी लोगों का हक होता है, सभी के लिए बात बराबर होती है, सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, तो उसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। तो इसमें ये जो समाजवाद का सिद्धांत है ये बहुत लोगों ने दिया। मार्क्स ने भी दिया, ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद ये भी है, गांधी जी ने दिया, लेनिन ने दिया। तो अपने देश में जिसका लिया गया, जिसका समाजवाद लिया गया, उसका नाम है गांधी का। गांधी का समाजवाद भारत पे चल रहा है अभी भी, है ना, आगे भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला? किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला? 1967 के बाद चुनाव में देखा गया कि अब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ रही है। ठीक है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी मतलब क्या? जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, दूसरे पार्टी से थे। तो ऐसा व्यक्ति है मोरारजी देसाई। 1976 में जब जेपी जी का छात्र आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का,
तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई। इससे पहले कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री बने 1976 में मोरारजी देसाई जी। ठीक है। तो पहले गैर कांग्रेसी जो जनसंघ पार्टी से बने थे, किससे बने थे? जनसंघ के ये यहीं इसी को जनता पार्टी भी कहा जाता है ना, जनता पार्टी। इन दोनों से बाद में यही दोनों पार्टी मिलकर क्या बन जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है? वामपंथी पार्टी के कोटि में किसे रखा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी है। जनता पार्टी नहीं, क्योंकि ये भी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी, यह भी समाजवादी पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को ये याद ही हो गया होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। और सलाहकार कौन थे? अगर पूछ दिया जाए कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? BN राव। क्या दीजिएगा? BN राव जी थे। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? पहले 7 थी, अब कितने हैं? 6 हैं, है ना। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मैं बता देता हूँ सभी को, मौलिक अधिकार के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस वीडियो से क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, सभी मौलिक अधिकार यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा? सभी मौलिक अधिकार याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी मौलिक अधिकार याद होने चाहिए। इसके बाद इसको मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ। याद होने का मतलब ये है, समझना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना, ताकि पूछ दे तो आप लिख सकते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? देखिए, मैं भारतीय संविधान की बात कर लेता हूँ। 9 दिसंबर 1946 में संविधान की पहली बैठक हुई थी। ये पूछा जाएगा कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, है ना। और संविधान लागू हुआ, ये भी थोड़ा बता देता हूँ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया? पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर है? संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? जर्मनी किसके लिए फेमस है? जर्मनी का एक चांसलर था जिसका नाम था हिटलर, और आप लोग हिटलर को जानते हैं। ये बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी लोग थे और संकटकालीन स्थिति ला दिया था। एक मैं कहानी सुनाता हूँ इसका। हिटलर जो थे, उन्होंने क्या किया, एक गैस का चैम्बर बनाया, मीथेन गैस का। बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता था ये चैम्बर, और अंदर से ये बहुत ही खतरनाक था। तो सभी लोगों को वो फुसला के ले गए, यहूदी को कहे कि चलो तुमको दिखाते हैं, ये जन्नत का द्वार है, समझे। और उसमें ले जाया गया और बंद कर दिया गया। उसमें मीथेन मतलब क्या? जहरीली गैस। उसको जान से हाथ धोना पड़ा, मतलब लाखों आदमियों को तो यूं मार दिया, यूं चुटकी में मार दिया उन्होंने, है ना। और भी बहुत सारे कामों के लिए जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि अपने संविधान में क्या लिया गया उस देश से? जर्मनी जो है एक ऐसा राज्य था, ध्रुवीकरण कहते हैं, ध्रुवी राज कहते हैं, धुरी भी कहते हैं। तो वो देश जो है मित्र राष्ट्र से युद्ध करता था बहुत ज़्यादा। द्वितीय विश्व युद्ध उसी से हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध उसी से हुआ था। तो उस देश से एक चीज़ ली गई, राष्ट्र के संकटकालीन अधिकार, जिसे हम लोग कहते हैं आपातकालीन व्यवस्था। संविधान सभा अपने संविधान में क्या है? आपातकालीन व्यवस्था है, लिया गया है। और आर्टिकल 352, चलिए लिखिए इसको, आप लोग कॉपी में शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किस आपात से संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से पूछा जाएगा। अब लिखिए, अनुच्छेद 356 राजकीय आपात से संबंधित है, राजकीय आपात से संबंधित है, और या राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसके बाद लिखिए 360, इसे लिख लीजिए, ये वित्तीय आपात से संबंधित है। जब वित्तीय मतलब पैसा का, चीज़ों का आपात आ जाए तब वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, इसको लिखिए, आप लोग तीनों लिख लीजिए। और एक आर्टिकल लिख लीजिए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान
संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी भारत के संविधान संशोधन करना है तो इस आर्टिकल के मदद से करना पड़ेगा, कोई बड़ा संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, संविधान में कितने भाग हैं। पहला प्रश्न तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने भाग हैं? इसका उत्तर है 25। ठीक है, संविधान में कितने अनुसूची हैं? ये भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका लिखिए उत्तर 12। अब पूछता हूँ संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? तो 465। ये वर्तमान की बात है बाबू, वर्तमान की बात है। ठीक है, ये याद रखना, वर्तमान संविधान में इतना है। ओरिजिनल में कितना था? अगर बात करल जाए जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब कितना था, तो भाग थे उस टाइम में 22। कितने थे? 22। अनुसूची कितने थे? 12 ही थे, 12। और अनुच्छेद कितने थे? लगभग 392 के आसपास। ठीक है, याद रखना। तो पूछा क्या है यहाँ पे, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कितने हैं फंडामेंटल राइट? 6 हैं। और ये जो है तृतीय भाग में है। किस भाग में है? तृतीय भाग में है। तो पूछ दिया जाएगा कि संविधान के द्वितीय भाग में क्या है, सेकेंड में क्या है, तो लिखिएगा नागरिकता, लिख लीजिए। सेकेंड में क्या है? नागरिकता। थर्ड में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, और लिखिए फोर्थ में क्या है? DPSP, जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथा में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, और पहला में क्या है? पहला में क्या है? राज्य और उसके क्षेत्र, राज्य और उसके क्षेत्र। चलिए, याद रखेंगे, आगे बढ़ता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार तृतीय भाग में है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? एकल से संबंधित जितने भी आ जाए बाबू, सब में मार देना है ब्रिटेन। ठीक है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा, संविधान के स्रोत पढ़ लीजिएगा उसे, नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में 2 सदन हैं। 2 सदन मतलब क्या? विधानसभा और विधान परिषद, VP और VS। जहाँ पर विधान परिषद है वो वैसे 6 राज्य हैं अभी भारत में। ठीक है, और याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना। निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बात समझ रहे हैं आप, करप्शन के खिलाफ हुआ? किस पार्टी का? जन अधिकार पार्टी, बिल्कुल राइट। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल राइट। हम, बिल्कुल राइट। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ये सभी हो जाएंगे। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। याद रखना, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। कौन थी बाबू? विजयलक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? एक आप लोग याद नहीं रखना, ऐसे ही समझ लो। एक केशवानंद भारती स्वामी का केस था, उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने माना, संविधान सभा के बातों को दिमाग में रखकर ये सोचा कि है ये प्रस्तावना भाग है। ठीक है, और प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, याद रखेंगे। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया? VP सिंह, भूपेंद्र नारायण सिंह, नहीं, वीरेंद्र प्रताप सिंह। VP सिंह ने इसको मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया, VP सिंह यानी वीरेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है महिलाओं को आरक्षण? नहीं। पिछड़े वर्ग को आरक्षण? बिल्कुल नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण? बिल्कुल सही। जिसके पास कम संपत्ति है उसको,
और ये किसको चला जाता है? ब्राह्मण को, स्वर्ण जाति को मिलता है। ये किसको जाता है? स्वर्ण जाति को। स्वर्ण मतलब क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय सबको। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। किसका बाबू? 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखते हैं इसमें है कि नहीं। तीसरा, चौथा, छठा और पांचवा, इतना दिया। इसका ऑप्शन जो है ना, इसका पता नहीं, हमको लगता है गलत सेट किया है या क्या किया नहीं किया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। आप लोग याद रखिए, मैं सभी पंचवर्षीय योजनाओं को आप लोग कहेंगे तो हम तुरंत डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, बात को समझिए। हम डिस्कस करने का मतलब यह है कि कब कौन सा आया। 1951 से 1956 लिखते चलिए, तो रुकिए। 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 1956 से 1961 सेकेंड पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 1961 से 1966 थर्ड पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 1966 से 1969 ये जल्दी ही समाप्त हो गया, क्योंकि उस समय स्थितियां खराब थी। तो ये कौन सी हो जाएगी? फोर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लिख लिए। अब पांचवा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 था। ठीक है, 1974 से 1979 और फिर 1978 में ही, सॉरी 79 नहीं 78 हो गई, 1978 से 1980 तक में। ठीक है, ये अवकाश वाला था लगभग, समझो तो 1978 से 1980 तक ये रूलिंग वाला था। इसको मत याद रखो। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक है, हाँ इतना याद रखो। अब फिर छठा नंबर पे 1980 से 1985 तक छठा पंचवर्षीय योजना था। फिर सातवां में था 1985 से 1990 तक। ठीक है। आठवां में था 1992 से 1997 तक। ठीक है। और नौवां 1997 से 2002। ठीक है। और फिर 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017। बस इतने पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू किए गए हैं। पढ़ लेना एक बार, कोई बात नहीं, मन करे तो पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी। याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और पूछ ले अगर गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल ही थे, ये भी याद रखना। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? 73rd अमेंडमेंट जो है ये गांव से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गांव से, यानी ग्राम से। 74th जो है वो नगर से है। कहाँ से है? नगर से। याद रखेंगे। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ? 1688 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, 1688 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मतलब सभापति महोदय कौन होते हैं जो मेन चेयर पे बैठे रहते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रखेंगे। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? मुख्य न्यायाधीश नहीं, अटॉर्नी जनरल नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति को है। किसको है बाबू? राष्ट्रपति को संबोधित करने का अधिकार है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो नहीं। अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? ये विशेष अधिकार दिया गया है किसको? नागालैंड को। ठीक है। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? हमने क्या कहा कि 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, बाकी राज्यों में नहीं है। अगर इसको समाप्त करना है, हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो किसकी सलाह लेना पड़ेगा? विधानसभा लिख के देगी कि मेरे विधान परिषद को समाप्त कर दीजिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। विधानसभा है तो है, यही हो जाएगा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना।
किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? संसद के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास नहीं, अटॉर्नी जनरल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल हाँ। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाषा को या संविधान को व्याख्या कर सकता है। ठीक है। पंचायती राज शामिल है केंद्र सूची में? बिल्कुल नहीं। राज्य सूची में यस। मैंने पढ़ाया था कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान में, इसे 3 भागों में बांटा गया है बाबू। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और केंद्र सूची में वही काम है जो सिर्फ केंद्र सरकार करेगी, राज्य सूची में वही काम है जो राज्य सरकार करेगी, समवर्ती सूची में वही काम है जो दोनों करेगी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। जब लोकसभा धन विधेयक को पास कर देगी और जब यह राज्यसभा पहुंचेगी तो वहां पर सिर्फ 14 दिन रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा दिन रखेंगे तो अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के लिए गठित की गई थी? जो राजनीति में अपराध किए जाते थे उनके जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? वोहरा समिति। 1993 की बात है जब ये समिति को बनाई गई थी। ठीक है। चलिए, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? आदर्श आचार संहिता संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति नहीं करती है, चुनाव आयोग हाँ, इसे हम लोग निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग क्या करती है? ये करती है, आचार संहिता लागू करती है। आप लोग सुनते होंगे ना कि आचार संहिता लागू कर दिल को है अपने यहाँ, है ना। शून्यकाल संबंधित है? न्यायालय से बिल्कुल नहीं, ए और बी दोनों से नहीं, संसद से संबंधित है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, है ना। ठीक है, ये सब संसद से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन कब किया गया? 1993 ईस्वी में। मानव के अधिकारों को सुरक्षा पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन मान लो कि सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर टिप्पणी करें, तो आप लोग क्या लिखिएगा? मानव अधिकार। मानवाधिकार माने मानव अधिकार, तो क्या लिखिएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार मानव के अधिकारों के लिए रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि लोगों को अपने अधिकारों से परिचित करवाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके, अगर उनके साथ गलत होता है तो उन पर उन्हें बचाया जा सके। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखिएगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है कसम खा लो छोड़ के नहीं आएंगे। पंचायती राज व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? जिला परिषद ये है, पंचायत समिति ये भी है, ग्राम पंचायत ये भी है, इनमें से सभी हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? 3 या 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। मिजोरम, नागालैंड और मेघालैंड। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? भारत में पहला रेल बजट 1947 में और अंतिम रेल बजट 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत की थी, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये काम करना, स्टैटिक जीके में मेरा लेक्चर है, तुम लोग जाना प्लेलिस्ट में और वहाँ पर ये सारी चीज़ें शायद मैंने समझाया है, उसको खोजना एक बार। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में, चुनाव करवाने के लिए। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे प्रथम चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन, याद रखेंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? यूएन है, इसके बहुत पार्ट हैं, WHO, WTO, WMO, IMF, ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट है। पूछा है हमसे प्रश्न में कि अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है 2 वर्ष होता है। ठीक है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? WTO है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है, यूनेस्को भी है, यूनिसेफ नहीं है। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यूनिसेफ। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नहीं है, पूछा है यहाँ पे। WTO है, WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? वर्ष में 1 बार होती है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। सितंबर से दिसंबर तक, आगे पीछे चल सकता है ये। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है?
उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, राजस्थान में नहीं है। ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, चलिए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत की संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमने क्या बताया है, हमारे विद्यार्थी लोग जो हैं वो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे रूप से जानते होंगे, अगर बढ़िया से पढ़ें, रिवाइज कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत की संसद में सम्मिलित कौन सा है? तो मैंने बताया था कि संसद है, ये इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो कितने हो गए? 3 हो गए। तीनों ऑप्शन जिस किस में है? लास्ट वाले में, तो डी हो जाएगा। चलो, किस संविधान संशोधन के द्वारा, रुक जा थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, हाँ, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी जी ने जोड़ी थी 42 अमेंडमेंट में। ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? अगस्त 2019 में बना, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया इसको। ठीक है। 49वां प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 2 केंद्र थे। एक तो थे सोवियत राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र, और एक थे सोवियत संघ, यानी यूएस, और इसके बाद जो है सो सोवियत संघ थे, जो रूस वाला है वो लोग। ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्रदान है? हमने क्या बताया था, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य। कितने होते हैं? केंद्र और राज्य। और पूछा यहाँ पे अधिक शक्ति किसके पास होता है? तो केंद्र के पास होता है। ठीक है। तो हमें लगता है कि 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, समय बहुत हो गया, 27-28 मिनट हो गए। तो आप लोग पहले इसको मनोरंजन कीजिए, समझिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा। एक ही बार में ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो शायद ओवरफ्लो ना कर जाए, इसका भी डर है। तो करके आइएगा, कमेंट करके बताना मुझे कि क्या समझ में आया, कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।